नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को बतलाने जा रहा हूँ। इस अधिनियम का इतिहास यह था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट पुराना इंग्लिश टाइम में लागू रहा था, जिसमें सामान्यतः मनुष्य के दिमाग में यह आता है कि एक टीन शेड जो ग्रीन कलर का प्रीमाइसेस होगा, जिसमें एक चिमनी लगी होगी तथा जिसमें वर्कर्स कार्य कर रहे होंगे। धीरे धीरे इस अधिनियम में अनेकों संशोधन किए गए। बाद में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लाया गया, जिसका मुख्य पर्पस वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ और वेलफेयर का ध्यान रखते हुए इस अधिनियम का प्रादुर्भाव हुआ है। इस अधिनियम के अंदर 11 चैप्टर है तथा 120 सेक्शन रखे गए हैं। इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात ये भारत तथा कश्मीर सम्मिलित होते हुए सभी जगह लागू है। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन यही है टू रेगुलेट दी वेल्थ, हेल्थ, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड वर्किंग आवर्स उनके निश्चित किए जाएं, जिससे यदि वो ओवर टाइम कार्य करते हैं तो इन वर्कर्स को ओवर टाइम का भी भुगतान किया जाए, सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं तथा इस अधिनियम में सेफ्टी के रूप में, वेलफेयर के रूप में जो भी प्रावधान है उन्हें लागू किया जाए। टू एंश्योर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन, इस अधिनियम में चैप्टर्स दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि सेफ्टी का चैप्टर है, हैजार्डस प्रोसेस, वेलफेयर आदि के संबंध में, वर्किंग टाइम क्या रहेगा एडल्ट्स का, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, स्पेशल प्रोविजंस, एनुअल रिटर्न्स विथ वेजेस, पेनल्टीज एंड उसके प्रोविजंस तथा सप्लीमेंटल आदि रखे गए हैं। अब सबसे पहले इस अधिनियम में महत्वपूर्ण है कि फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि 10 या उससे अधिक वर्कर विद द एड ऑफ पावर यदि किसी प्रेमाइसेस में कार्य करते हैं और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो उसे फैक्ट्री मान लिया जाएगा। इसी प्रकार 20 या उससे अधिक वर्कर्स यदि विदाउट एड ऑफ पावर किसी परिसर में कार्य करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है तो उसे भी फैक्ट्री मान लिया जाएगा। लेकिन यदि 10 से कम 9 व्यक्ति फैक्ट्री में हैं और विद द एड ऑफ पावर कार्य हो रहा है तो उसे इस परिसर फैक्ट्री के रूप में नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार 18 या 19 वर्कर हैं तो भी उसे विदाउट एड ऑफ पावर फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि साल में किसी भी दिन 10 विद द एड ऑफ पावर और 20 विद द एड ऑफ पावर वर्कमैन कार्य कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसे फैक्ट्री में कवर्ड मान लिया जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत रेलवे रनिंग शेड, माइंस, होटल, शॉप्स, रेस्टोरेंट तथा आर्म्ड फोर्सेस, इन पर फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस अधिनियम के अंदर यह बतलाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मार्केटिंग, मेकिंग, आल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, पंपिंग, जनरेटिंग, कंपोजिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिजर्विंग तथा कोल्ड स्टोरेज आदि रखे गए हैं। इसका एक सबसे छोटा और सरल उदाहरण ये बतलाता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में कवर्ड किया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यदि किसी सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी लकड़ी को काटकर क्रिकेट के बल्ले के रूप में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसे मैकेनिकली मशीन द्वारा तो उस कोल्ड स्टोरेज को फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड माना जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री लक्ष्मीदास बनर्जी घी मर्चेंट वर्सेस कलेक्टिंग वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के केस में ये कहा था कि यदि
टीन के डब्बे में घी को पैकिंग किया जाता था और उसको बाद में हेड ऑफिस भेज दिया जाता था, तो इसे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत कवर्ड माना गया। अब इसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है कि ऑक्यूपायर कौन होगा। ऑक्यूपायर को यह डिफाइन किया गया है हु अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, जो सारा फैक्ट्री के अल्टीमेट कंट्रोल को, अफेयर्स को देखता है, वह ऑक्यूपायर के रूप में माना जाएगा। इसमें पार्टनर ऑफ द फर्म को भी ऑक्यूपायर माना गया है तथा डायरेक्टर ऑफ द फर्म को भी कंपनी को ऑक्यूपायर के रूप में माना गया है। कंपनी यदि ओन्ड है और उसमें डायरेक्टर है तो उसको ही ऑक्यूपायर माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑक्यूपायर के लिए यह कहा है कि ऑक्यूपायर यह इंश्योर करेगा कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर कंपनी में चल रही है कि नहीं, सही ढंग से चलने की ड्यूटी भी उसी की है। इसमें क्लीननेस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज, सेफ रिस्क फ्री इन्वायरमेंट आदि देना तथा वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ बना रहे, इस हेतु व्यवस्थाएं सब ऑक्यूपायर की ड्यूटी के रूप में बतलाई गई हैं। ऑक्यूपायर का नाम फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर को भी भेजा जाएगा, जिससे कोई दुर्घटना यदि घटित होती है या वर्कर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस पर गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्यूपायर को क्लीननेस, साफ सुथरी, हानिकारक पदार्थों को समय से बाहर करवाना होगा, उसको हैंडलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन सेफ रहे तथा धुआं, डस्ट आदि वहाँ नहीं रहे, वेंटिलेशन सही रहे, आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन, ओवर क्राउड ना हो, टॉयलेट तथा स्पिट्यून आदि की व्यवस्था करनी होगी तथा ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरा वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को मिले, ये व्यवस्था भी ऑक्यूपायर के जिम्मे बताई गई है। इस प्रकार ऑक्यूपायर यह इंश्योर करेगा कि फैक्ट्री में सारी व्यवस्थाएं सही ढंग से लागू हैं कि नहीं, यदि नहीं है तो इस पर ऑक्यूपायर लायबल होगा। एडिशनल फैसिलिटीज़ के रूप में एम्बुलेंस रूम, कैंटीन, रेस्ट रूम, वेलफेयर ऑफिसर एवं सेफ्टी ऑफिसर आदि की भी व्यवस्था संख्या के आधार पर सुनिश्चित करने का ऑक्यूपायर को जिम्मेवार माना गया है। वेलफेयर मेजर्स में फैक्ट्रीज के मशीन्स प्रॉपर फेंसिंग है कि नहीं, लिफ्ट उसमें प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, प्रेशर प्लांट्स आदि को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है कि नहीं, स्टेयर्स अच्छी हैं, अच्छे मटेरियल क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया गया है कि नहीं, ये सब बातें भी ऑक्यूपायर को देखनी होगी। यदि वर्कर के आईज पर किसी प्रकार की लाइट का कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे सेफ्टी अप्लायंसेस देनी होगी। इसी प्रकार सेफ्टी मेजर्स के रूप में बेल्ट, शूज़, हेलमेट आदि भी वर्कर्स को प्रदान करना होगा। हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो खतरे से संबंधित होती हैं, जिसके अधीन बारूद आदि केमिकल्स का निर्माण माना जाता है, उस फैक्ट्री में भी उसको एडिशनल सेफ्टी मेजर्स रखने का उत्तरदायित्व तो ऑक्यूपायर का होगा। फायर इक्विपमेंट्स वहाँ हैं नहीं हैं, सिटिंग फैसिलिटीज दी गई है कि नहीं वर्कर्स को, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं तथा कैंटीन आदि की व्यवस्था है कि नहीं, रेस्ट रूम वर्कर्स जिससे उसमें आराम कर सकें, इन सारी सुविधाओं को देखने का दायित्व ऑक्यूपायर का बतलाया गया है। इसी प्रकार कुल मिलाकर फैक्ट्रीज एक्ट एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के प्रकरण में ये कहा गया है कि सोशल लेजिस्लेशन हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर प्रोटेक्शन के रूप में बनाया गया है, जिसमें रूल मेकिंग पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। वायोलेशन होने की दशा में उस ऑक्यूपायर तथा मैनेजर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकार कुल मिलाकर ये ऑक्यूपायर और मैनेजर आदि की ये ड्यूटी होगी कि वह सही ढंग से फैक्ट्री में वर्कर्स अपना कार्य कर सकें। यदि वायोलेशन करते हैं तो उसे 1 साल तक से लेकर 2 साल तक की जेल तथा 1 लाख से लेकर फाइन किया जा सकता है। कंटिन्यू ऑफेंस रहने की दशा में 1000 रुपये पर डे का दंड दिया जा सकता है। नॉन फेडरल केस में मिनिमम 25,000 रुपये तथा फेडरल केस में 50,000 रुपये तक का अर्थदंड एम्प्लॉयर पर किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर फैक्ट्रीज एक्ट
बनाने का उद्देश्य यही है कि फैक्ट्री में कार्यरत वर्कर्स के सेफ्टी, वेलफेयर तथा उनके ओवर टाइम आदि का ध्यान रखा जाए। यदि वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें डबल वेजेस दिया जाए। इसी प्रकार यदि कोई वर्कर जैसे ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज होने की संभावना है तो उसकी सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ आदि का ध्यान रखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए इस कारखाना अधिनियम में बाउंड एंड ड्यूटी एम्प्लॉयर तथा ऑक्यूपायर पर कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रखी गई हैं। धन्यवाद। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में कुछ बातें बतलाऊंगा। थैंक यू।